क्यों भाई, सभी लोगों को पेपर दिख रहा है? जी सर। हाँ, ये एमपी एमपी सेट 2023 का पेपर है। ठीक है, ये एमपी सेट 2023 का पेपर है। पेपर सर ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल शेयर हो जाए। चलिए आगे बढ़। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब आय होती है डैश डैश करके आय होती है तो गिफेन विरोधाभास क्या होगा? आप लोग इसका आंसर बताओ जरा, क्या होगा? डी होगा, सी होगा, बी होगा, ए होगा, क्या होगा? बताओ बेटा। पढ़ लो अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आए उसको टीप डालो। सी आंसर होगा सर। सी आंसर। और कौन सी बता रहा है? बलराम, प्रतिमा, क्या आंसर होगा? सी, बी, नमस्ते सर, नमस्ते। सी। सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दो। हाँ बेटा, हाँ प्रतिमा, क्या बोल रही हो बेटा? करे सी होगा। हाँ, सी। सी आपका है। और कौन बता रहा है? बलराम सी। बलराम, आपने आंसर चेंज किया है अपना, पहले बी बता रहे थे। नहीं नहीं, बलराम। हाँ, बलराम सी बता। जिनका जिन्होंने सी बोला है आंसर उनका सही है। देखो, अब इस क्वेश्चन में बड़ा विरोधाभास है। ये क्वेश्चन भी विरोधाभास का है और क्वेश्चन में भी विरोधाभास। अब मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोग एनटीए का एग्जाम दे रहे हो, एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो पीजीटी का, यूपी पीजीटी का, तो ये आंसर गलत होगा, सी वाला। यूपी पीजीटी क्या मानता है और यूजीसी नेट जो एनटीए करवाता है वो जानते हो क्या मानता है? देखो, हम लोग जनरली मानते क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समझते हैं। ये बताओ, कीमत प्रभाव बराबर होता क्या है? जो हमारा कीमत प्रभाव होता है ये बराबर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव, प्लस आय। प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। ये सबको पता है, ठीक है ना? तो गिफेन, क्वेश्चन में पूछ कह रहा है गिफेन, गिफेन कैसी वस्तु होती है? निकृष्ट कोट की वस्तु। जो गिफेन वस्तुएं होती हैं वो कैसी वस्तुएं होती हैं? निकृष्ट कोट की वस्तु होती हैं, इंफीरियर वस्तु होती है। लेकिन गिफेन और इंफीरियर में अंतर क्या है कि जो गिफेन होती है ना बहुत ज्यादा इंफीरियर। गुराब ये सब, से आप उसका उपभोग कम कर, सिंपल सी बात। वो निकृष्ट कोट की वस्तु। निकृष्ट कोट नेचर में नहीं होती। निकृष्ट कोट का संबंध हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आय से। आय अगर बढ़ रही है तो आप उपभोग कम कर। तो ये बताओ, जैसे हम लोग पहले निकृष्ट कोट का देखते हैं, यानी जो इंफीरियर गुड है और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव वो किसी भी गुड में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसके बारे में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये सब गुड में क्या है, सभी वस्तुओं के केस में जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो क्या होता है? निगेटिव। अब ये बताओ, अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यहां पर हम लोग कीमत प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया। एक कीमत प्रभाव का भाग है प्रतिस्थापन प्रभाव और एक भाग है आय। यानी कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांगी गई मात्रा में चेंज कितना होगा,
कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, ये दो प्रभाव मिलकर के बताते हैं। एक कौन बताता है? एक प्रतिस्थापन प्रभाव बताता है, एक आय प्रभाव। तो यानी हम कीमत में चेंज का दो प्रभाव होता है जिनसे मिलकर के कीमत प्रभाव। तो ये बताओ प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि मान लीजिए एक वस्तु की कीमत कम हो गई। मान लीजिए x और y दो वस्तुएं हैं, x वस्तु की कीमत कम हो गई तो x वस्तु क्या हो गई? y वस्तु की तुलना में सापेक्षिक रूप से सस्ती हो गई ना। क्यों भाई? यानी अगर x वस्तु की कीमत कम हो गई तो px अपॉन py, ये सापेक्षिक कीमत है, ये क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है ना? यानी x वस्तु की कीमत कम होने से सापेक्षिक कीमतें क्या हो गई? कम हो गई। यानी x सापेक्षिक रूप से यानी y की तुलना में x सस्ती हो गई। तो एक उपभोक्ता क्या करेगा? जो लोग पहले y खाते थे वो सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे, x पर आने लगे, तो x की डिमांड बढ़ जाएगी। x की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सापेक्षिक कीमतें कम हो। तो देखो px कम हो रहा है तो qx बढ़ रहा है। तो कैसा संबंध है? निगेटिव है ना। क्यों भाई? तो यहां पर निगेटिव। क्यों भाई? प्रतिस्थापन प्रभाव सभी को क्लियर हुआ? यानी जो वस्तु सस्ती हुई उसको हम लोग क्या करेंगे? महंगी वस्तु को प्रतिस्थापित कर देंगे। क्यों भाई? समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर हुआ? जी सर। हाँ। अब ये बताओ, अब आय प्रभाव पर चलते हैं। ये बताओ कीमत अगर कम हो रही है किसी भी वस्तु की तो वास्तविक आय क्या हो जाती है? वास्तविक आय क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। हाँ, अगर कीमत कम हो रही है किसी भी वस्तु की, अगर कीमत कम हो रही यानी परचेजिंग पावर बढ़ गई। मान लीजिए पहले 1 किलो चावल का दाम 10 रुपए था तो हम 20 किलो चावल खरीदते थे 100 रुपया। ठीक है, 200 रुपए में, 200 रुपए मान लीजिए आपकी इनकम है और 10 रुपए किलो चावल था तो 200 में कितने किलो चावल खरीदोगे? 20 किलो। तो परचेजिंग पावर कितनी थी आपकी? 20 किलो। ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी करते थे? 20 किलो की। अब मान लो वही चावल की कीमत 5 रुपए हो गई तो अब 200 में आप कितनी किलो चावल खरीदोगे? यानी रियल वास्तविक आय आपकी कितनी हो गई? बढ़ गई। ये वास्तविक आय होती क्या है कि कितने उतने ही रुपए में यानी 1 रुपए में कितनी वस्तु आ जाएगी, उसी को बोलते हैं हम वास्तविक आय। मौद्रिक आय क्या होती है? जो आपको नगद रूप में पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय। और जो उस आय से जितनी वस्तुएं आप खरीद सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक आय। तो जब उस वस्तु की कीमत कम हो गई तो वास्तविक आय बढ़ गई ना। तो अब ये बताओ, हम लोग अभी निकृष्ट कोट की बात कर रहे हैं। अगर कीमत कम हो गई है, वास्तविक आय बढ़ गई है तो निकृष्ट कोटि है तो उसकी वस्तु की मांग हम क्या करेंगे? कम कर दें। मांग क्या करेंगे? क्यूडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लोग जनरली बात किसके कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज होने का क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये दो प्रभाव बताते हैं। बस मीडिएटर चेंज होगा। यहां पर मीडिएटर प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या था? सापेक्षिक कीमत। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है कि सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं। आय प्रभाव क्या होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो वास्तविक आय में परिवर्तन होता है उसकी वजह से जो वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? आय प्रभाव। तो ये बताओ कीमत कम हो गई, वास्तविक आय बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड निकृष्ट कोट के लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक आय बढ़ी। तो ये बताओ कीमत और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा संबंध मिला? ये भी घट रहा है तो ये भी घट रहा है, तो यानी पॉजिटिव। समझ में आया? यानी निकृष्ट कोट की वस्तु में कैसा संबंध होता है? कीमत और क्वांटिटी में
पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। अब ये बताओ, प्रतिस्थापन प्रभाव कह रहा है कि कीमत कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, आय प्रभाव कह रहा है कीमत कम करोगे तो डिमांड घटेगी। किसकी बात मानोगे आप? जिसकी बात में ज्यादा दम, जिसकी बात में ज्यादा दम होगा। तो इसमें दो केसेज हो जाएंगे। इसमें पहला केस मान लो कि पहले हम मान रहे हैं प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा प्रबलशाली। प्रतिस्थापन प्रभाव जो बात कह रहा है कि कीमत कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी, इसकी बात में ज्यादा दम है, यानी ये ज्यादा बढ़ा, यानी निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा होगी पॉजिटिव वाले से, तो कीमत प्रभाव क्या आएगा? निगेटिव। यानी जब कीमत प्रभाव निगेटिव, प्रतिस्थापन प्रभाव निगेटिव और आय प्रभाव धनात्मक, और प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा हो आय प्रभाव से, तो उस तरह की वस्तु को क्या बोलते हैं? निकृष्ट कोट की वस्तु। ये निकृष्ट कोट की वस्तु। लेकिन दूसर का केस, अब मान लो आय प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली, यानी आय प्रभाव ज्यादा प्रबलशाली, यानी धनात्मक वाली वैल्यू ज्यादा है निगेटिव वाली से, ऋणात्मक वाली से, तो टोटल चेंज क्या आएगा? मान लो धनात्मक 2 है, ऋणात्मक 1, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा ना पॉजिटिव में। यानी कीमत प्रभाव पॉजिटिव कब होता है? गिवन वस्तु के केस। तो जब आय प्रभाव धनात्मक ज्यादा प्रबलशाली हो ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से, तो कीमत प्रभाव क्या होता है? धनात्मक। तब क्या होता है? गिब्सन विरोधाभास। इसी को गिब्सन वस्तु या गिब्सन विरोधाभास। समझ में आया कि नहीं सभी को? ये पिक्चर सभी को क्लियर है? प्रश्न पूछा गया था यूपी पीजीटी में गिब्सन वस्तुओं का प्रभाव से हाँ, वही क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भाई? एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर है? सर फिर तो एक ऑप्शन गलत होगा सर। अब सुनो तो, अब हमारा जो एमपी सेट है, एमपी का एग्जाम है, ये एनटीए और हमारे जो यूजीसी नेट और पीजीटी के एग्जाम होते हैं, ये चीज मानते हैं, ये चीज सही है। ये चीज क्या है? सही है। अब ये बताओ, अब थोड़ा सा यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। अब जानते हो एमपी सेट क्या कह रहा है? एमपी सेट कह रहा है कि आय प्रभाव धनात्मक नहीं होता गिब्सन रूट के केस, ऋणात्मक होता है। कैसे वो माना है? वो रियल इनकम इफेक्ट को नहीं ले रहा है, वो नॉमिनल इनकम, ये वास्तविक आय जो बढ़ रही है, इससे ही केवल रिलेशनशिप ले रहा है। यानी इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो निगेटिव इनकम इफेक्ट जब ज्यादा होगा निगेटिव प्रतिस्थापन प्रभाव से। अब आप लोग स्वयं इसका आंसर निकाल सकते हो कि एमपी सेट जो है गलत आंसर दिया है। ये बताओ, अगर कोई चीज निगेटिव वाली, निगेटिव ऋणात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा है, अब ये बताओ ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, कोई भी ज्यादा कम हो तो कीमत प्रभाव कभी पॉजिटिव हो सकता है? धनात्मक आएगा? नहीं आएगा। ये बताओ, मान लो -4 है, ये -2 है, -4 अगर ज्यादा है -2 से, तो भाई क्या होगा? माइनस में ही तो कीमत प्रभाव होगा, क्योंकि दोनों का योग होता है। ये बताओ, -4 में से -2 घटाओगे कितना बचेगा? -6। -4 में से घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। तो -4 में से +2 घटाओ कितना हो जाएगा? क्यों भाई? 2 हो जाएगा, -2। तो देखो -2 आ रहा है ना। क्या हुआ भाई? नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? है? नहीं सर। बलराम सही है जी, वीडियो बोला सर। तो? नहीं सर, हाँ। सब कुछ सही चल रहा है सर। हाँ बलराम बेटा, अगर दिक्कत है ना तो फिर से रिज्वाइन हो जाओ जल्दी। तो देखिए यहाँ पर, अगर निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है निगेटिव वाली से, तो यहाँ निगेटिव आना चाहिए ना कीमत प्रभाव, तो फिर वो एक्सप्लेनेशन गलत हो जाता है। लेकिन कुछ हमारे एग्जाम हैं, हमारे एमपी सेट जो है ये मान के चल रहा है, जो पहले सारे एनटीए भी पहले यही आंसर मानता था कि जो गिब्सन विरोधाभास के केस में जो आय प्रभाव होता है वो नकारात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो ये पिछला ही मान के अभी तक चल रहा है, तो हमें यही आंसर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला यहाँ पे दिया नहीं। ठीक है ना? बट ओरिजिनली आप अगर यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे, आप अगर यूपी पीजीटी का एग्जाम दोगे, तो आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कीप इन माइंड।
ठीक है ना बेटा? क्यों भाई, तो सभी को उसके क्लियर हुआ ना? है कोई ऑप्शन सर एनटीए के उसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग कहाँ है? उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना आंसर, उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? बताओ, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? जी सर। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार फर्म का सीमांत आगम, एकाधिकार जो फर्में होती हैं उनका जो सीमांत आगम होता है वो कीमत से कम होता है, ऐसा क्यों है? क्यों भाई? एकाधिकार में क्या होता है? कह रहा है कीमत जो होती है वो ज्यादा होती है सीमांत आगम से, यानी सीमांत आगम कीमत से कम, इसका मतलब कीमत ज्यादा होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर? ये होगा जल्दी सर जल्दी। ए। ए, गुड, वेरी गुड। और लोग बताओ भाई, और क्या आंसर होगा? बलराम, क्या होगा आंसर इसका? सब लोग आंसर दो। जया, काजोल, प्रतिमा, बताओ इसका आंसर। हाँ, ए होगा इनसा। ये बताओ एकाधिकार में मोनोपोली में मांग वक्र कैसा होता है, एआर वक्र कैसा होता है, ऐसा, और एमआर वक्र इसके आधे से जाता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एमआर कहीं ना कहीं छोटा है ना। मान लो ये यहाँ पे हम एमसी बना दिए, ये एमसी, ठीक। एमआर एमसी जहां पे कट करते हैं वहां पे बेटा क्या होता है? क्वांटिटी का निर्धारण होता है। और प्राइस का निर्धारण कहाँ होता है? मांग वक्र से। तो मांग वक्र ये है ना, यहां से कीमत का निर्धारण। तो अब देखो, इतना एमआर है, इस क्वांटिटी में मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है? इतनी। कीमत कितनी मिल रही है? इतनी। तो यहाँ पर क्या है? प्राइस इज ग्रेटर देन एमआर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मांग वक्र जो है मोनोपोली के केस में कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसीलिए कीमत जो होती है ज्यादा होती है सीमांत ताकत से। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 53 वाले का आंसर बताइए फटाक से। क्यों भाई, 53 वाले का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बेटा, क्या आएगा 53 वाले का आंसर? जल्दी से पढ़ के बताओ। कौन बता रहा है? सब लोग कमेंट करो 53 का आंसर। हाँ भाई, 53 का आंसर क्या है? जल्दी से कैलकुलेट करो। किसी को आया? देखो, कह रहा है एक फर्म का कुल लागत जो है, कुल आगम फलन और कुल लागत फलन दिया हुआ है। तो कह रहा है क्यू क्वांटिटी है, फर्म का संतुलन उत्पादन ज्ञात कीजिए। यानी संतुलन में उत्पादन कितना करेगी फर्म, इसको निकालना है। संतुलन कहाँ होता है भैया? संतुलन होता है जहां पे एम आर बराबर एमसी हो, यहीं पे संतुलन होता है ना। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है कुल लागत, कुल आगम फलन, यानी टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। तो टीआर कितना दिया हुआ है? 30Q, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर। तो इससे एमआर निकालो। एमआर क्या होता है? टीआर में क्यू का क्या देख कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो क्यू के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा क्यू के रिस्पेक्ट में? 30 माइनस 2Q। क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ए क्यू वन, टोटल कॉस्ट लिख। तो यहां पर भी एमसी निकालना है। एमसी कैसे निकलेगा? क्यू के रिस्पेक्ट में अवकलन। वीडियो नहीं दिख रही।
क्या हो जाएगा 4, तो MC कितना आ गया 4। ठीक है ना? क्यों भाई, MR MC पता चल गया? तो MR कितना आ गया 30 माइनस 2Q बराबर 4, तो माइनस 2Q बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 30। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, 4 में से 30 घटाओगे क्या आ जाएगा, माइनस 30 में से 4 घटाओ कितना बचेगा माइनस 26, तो माइनस 2Q बराबर क्या हो जाएगा माइनस 26, तो माइनस माइनस काट दो, Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा 26/2, 13 आंसर आ जाएगा। यानी उत्पादन संतुलन में एक फर्म कितना उत्पादन करेगी 13 यूनिट का, तो 13 कहाँ है आंसर, सी आंसर हो जाए। क्यों भाई, सभी को क्लियर हुआ? MR MC करके आंसर निकालना है। हाँ बेटा, सभी को क्लियर हुआ? हाँ बेटा बताओ। रूपम, जया, अवधेश, प्रतिमा बेटा क्लियर है? सर ये जो इसका किया गया है डिफरेंशिएट टोटल कास्ट हाँ। का, तो इसमें ये 20 भी तो 21 हो गया है ना? 21 कहाँ हो जाएगा, ये बराबर लिखा है यहाँ 0। अब जरा थोड़ा सा हम एक चीज, बेसिक चीज आप लोगों को बताते हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है। हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बहुत जल्दी डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले। देखो एक चीज जान लो, हमारे पूरे इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला हर जगह होता है। अगर इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n है, तो इसका अवकलन जानते हो क्या होता है, n पहले आ जाता है, ठीक, और x n-1। यही फार्मूला पूरे इकोनॉमिक्स में लगभग 80% जगह यही यूज होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी अगर x की पावर n है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, n पहले आ जाएगा x और n में से एक घटाई दे। तो ये बताओ, अब आप लोग हमें बताइए कि यहाँ पर क्या है 30Q माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 30Q माइनस क्यू स्क्वायर। अब हमें इसका अवकलन करना है, यानी DTR अपॉन DQ निकालना है Q के रिस्पेक्ट में। तो देखो 30Q है ना, ये क्या है 30Q है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे Q है ना, तो Q की पावर कुछ नहीं है, मान लो 1, तो Q का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ। अगर केवल x लिखा है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, केवल 30 होगा और इसका 2Q हो जाएगा। इसका x के x से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या बचेगा 30 ही बचेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसका 30 हो जाएगा पहले वाले का। अब क्यू स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 2 पहले आ जाएगा 2, ठीक, और फिर क्यू और फिर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी 2Q होगा। ठीक है, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 2Q। समझ में आया कि नहीं सभी को? देखो 30 माइनस 2Q, क्लियर हुआ? क्यों बेटा, जी सर। सभी को क्लियर हो गया ना? अब देखो इसका भी थोड़ा सा कर देते हैं। x का अवकलन क्या होता है, x की पावर 1 है, तो 1x 1 माइनस 1, तो x की पावर क्या हो जाएगा 0। x की पावर 0 जानते हो क्या होता है 1, x की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो 30 गुणा 1 कितना हो जाएगा 30 ही होगा ना, इसीलिए जो है यहां पर हम केवल 30 लिख रहे हैं। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर हुआ? MR कैसे निकाले बताओ। हाँ बेटा जल्दी जल्दी बताओ ताकि हाँ MR क्लियर है सर, ये 20 वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ चलो। अब
एमसी अब हमें निकालना है। कुल लागत फलन क्या है? 20 प्लस 4Q, 20 प्लस 4Q। ये बताओ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, सीमांत लागत होती क्या है? सीमांत लागत होती क्या है? सीमांत लागत होती है कि अगर एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए जो लागत उठाते हैं हम लोग, या कुल लागत में जो परिवर्तन होता है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत लागत। यानी सीमांत लागत क्या हो गई? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्यू, इसी को बोलते हैं ना सीमांत लागत। तो ये बताओ जब क्यू में परिवर्तन हो रहा है और सीमांत लागत 20 ही है, तो सीमांत लागत में क्या होगा? चेंज नहीं हो रहा है, यानी जीरो हो जाएगा ना। तो इसको तो ऐसे ही कट जाएगा सीमांत लागत, ये 20 क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ना। जो चीज स्थिर है वो सीमांत लागत नहीं हो सकती ना। सीमांत लागत में स्थिर लागत नहीं जुड़ती है। क्यों? क्योंकि सीमांत लागत क्या दिखाती है? चेंज को। और दूसरी तरफ इसका मैथमेटिकल रीजन भी कि जो स्थिर टर्म होता है उसका अवकलन क्या होता है? जीरो होता है। स्थिर टर्म का अवकलन क्या होता है? जिसके साथ क्यू न लगा हो उसका अवकलन क्या होता है? जीरो, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो सकता। स्थिर टर्म चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। सिंपल सा लॉजिक। अब फिर क्यू का अवकलन कर दो। क्यू का अवकलन क्या हो जाएगा? हम लोग अभी एक्स का अवकलन किए हैं ना, 1 होता है, तो 4 इंटू क्यू क्या हो जाएगा? 4। तो सीमांत लागत कितनी आ गई? 4। देखो 4 लिखे हैं। अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्यू बराबर 13। क्लियर हुआ? रूपम समझ में आया? हाँ सर अब क्लियर है, भूल गए थे क्या लग रहा है ये स्थिर वाला। कोई बात नहीं, चलिए 53 हो गया। अब 54 क्वेश्चन पे आइए। 54 वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा आप। 54 कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रथम मौलिक प्रमेय पूछ रहा है। प्रथम मौलिक प्रमेय की आवश्यकता है, यानी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स। कह रहा है प्रथम मौलिक प्रमेय जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की है उसके लिए क्या आवश्यक है? पहला है ऑप्शन उत्पादकों। अब एक चीज ये बताओ, प्रथम मौलिक प्रमेय की जो आवश्यकता होती है वो है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में ही प्रथम मौलिक प्रमेय जो है सही साबित होती है, या पैरेटो ऑप्टिमिलिटी। केवल एक पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा बाजार है जहां पर पैरेटो की जो शर्तें हैं वो फुलफिल होती है। अब पैरेटो की शर्तें जहां फुलफिल होती हैं वहीं पे प्रथम मौलिक प्रमेय सिद्ध होती। तो ये बताओ पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? फर्में क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती, उनको कीमत स्वीकार करना पड़ता है, प्राइस टेकर होती हैं पर। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं को कीमत लेने वाला होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन तो सही है, यानी प्रोड्यूसर्स जो कंज्यूमर्स हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, तो पहला सही है। लेकिन आइए बी वाले को भी पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभावना वक्र के नीचे किसी बिंदु पर होती है। अब ये बताओ उपयोगिता संभावना वक्र कैसा होता है? ऐसा होता है, नीचे होगा तो दक्ष नहीं होगा ना, एफिशिएंट नहीं होगा ना, कहीं इस पर होगा। भाई प्रथम मौलिक प्रमेय इस पर होती है, इस पर होगी तभी एफिशिएंट होगी, दक्ष होगी। लेकिन इसके नीचे होगी कह रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। प्रत्येक वस्तु के लिए एक अक्षम बाजार हो। अक्षम बाजार थोड़ी हो जाते हैं, क्षम बाजार होना चाहिए, यानी देयर बी एन इनएफिशिएंट मार्केट। इनएफिशिएंसी होगी तो भैया प्रथम मौलिक प्रमेय थोड़ी सही साबित होगी, एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी ये भी गलत। यही वाला तो कोई नहीं है, तो ये ऐसे गलत। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों भाई, सभी को क्लियर हुआ है? बताओ, सभी को क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर। हाँ, बलराम समझ में आ रहा है? अब 55 ले लो, 55 जल्दी समझो। 55 में क्या कह रहा है? अल्पाधिकार बाजार के पॉल सूजी मॉडल में विकुंचित मांग वक्र का विकुंचित बिंदु क्या दर्शाता है? जल्दी से बताइए क्या दर्शाता है?
सी हैं? सर। सी। चलिए बलराम जी जो है सी जी, बोल रहे सी हैं। और ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन लॉक कर सी दिया जाए? ऑप्शन। चलो लॉक कर दिया। सब लोगों का सी है कि कोई ऐसा प्राणी है जो सी नहीं बोल रहा है? कोई ऐसा प्राणी है जो बी बोल रहा है हमारी तरह? हम तो बी बोल के चल रहा है, आप लोगों का गलत है। और कौन मेरे साथ है भाई? मेरे साथ कोई मेरा साथ देगा कि नहीं है भाई? कोई तो मेरा साथ दो। कोई नहीं देगा। काजोल ने दे दिया मेरा साथ। काजोल ने मेरा साथ दे दिया। मेरे साथ जो आएगा वो गलत फहमी में रहेगा। ये गड़बड़ काम है भाई। काजोल मेरे साथ आके आपने गड़बड़ कर दिया। इसका आंसर बेटा सी है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर ये बताइए, जनरली जो पॉल सूजी का जो विकुंचित मांग वक्र है, जो किंग डिमांड कर्व है, वो कीमत स्थिरता को दिखाता है। लेकिन अगर ये बताइए, कीमत अगर स्थिर है तो मांग भी तो स्थिर होगी। सिंपल सी बात है। ये बताइए, अगर मैं मांग वक्र बनाऊं पॉल सूजी का, तो मांग वक्र कैसा बनता है? ये किंग डिमांड कर्व है, तो यहां पर कीमत निर्धारण होता है किंग पर। ये किंग पॉइंट है। तो किंग पॉइंट पर क्या है? कीमत स्थिर है। तो भैया स्थिर कीमत पर स्थिर मांग भी तो होगी। तो यानी मात्रा और कीमत दोनों अनन्यता होती है, यानी दोनों रिजिड होती है। ठीक है। ऊपर वाला भाग कैसा होता है मांग वक्र का, किंग डिमांड कर्व का? लोचदार। ऊपर वाला कैसा होता है? लोचदार। ये भी क्वेश्चन आते हैं। नीचे वाला कैसा है? अधिक ढाल वाला है ना, तो बेलोचदार। ठीक है। ऊपर वाला कैसा होता है? लोचदार। सर जी, नीचे सर वाला कैसा होता अनम्यता है? का मतलब क्या होता है सर? अनम्यता का मतलब है कि चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, स्थिर है, रिजिड है कीमत। ठीक है। हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, यहाँ पे स्थिर भी लिख सकता था, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है ना एग्जामिनर, कि देखते हैं बच्चे कितने समझदार हैं। अंग्रेजी वाला देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? समझ में आया कि नहीं? चलिए 56 पढ़ लीजिए। अब 56 पढ़िए, जल्दी से आंसर करिए। 56 56 जल्दी से आंसर करो। उपयोग की गई कार बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली कारों की कम गुणवत्ता वाली कारों के द्वारा चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सर जी, बताओ प्रतिकूल भाई। का चयन। प्रतिकूल का चयन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका आंसर बी है। बी। बी फॉर बॉल। देखो अभी हम लोग ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे बहुत जल्द। देखो अगर कोई ऐसा बाजार, ये सेकेंड हैंड बाजार होते हैं, ठीक है। इसका जो मॉडल, जो सिद्धांत था, इसको दिए थे जॉर्ज एकरलॉफ। जॉर्ज एकरलॉफ एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो है ये मॉडल दिया था, एडवर्ड सिलेक्शन या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असममित सूचना। तो अगर देखो उपयोग की गई कार बाजार में, उपयोग की गई कार बाजार में मतलब सेकेंड हैंड मार्केट। सेकेंड हैंड बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली जो कारें होती हैं, अगर कम गुणवत्ता वाली कारों को बाजार से बाहर कर दें वो, तो इस तरह की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? इस तरह की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल चयन बोलते हैं। यानी हम लोग, क्या होता है कि हम लोग सूचना पूरी नहीं दी जाती हम लोगों को। मार्केट में हम गए, सेकंड हैंड मार्केट में हम लोगों को सूचना पूरी नहीं दी जाती, इसलिए हम लोग बाई चांस क्या खरीद के ले आ देते हैं? जो कम गुणवत्ता वाली कार है उसको खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हैंड बाजार में जो मालिक बैठा हुआ है, उतना बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ करता है, हम लोग कुछ देखते उखते नहीं है, वही गाड़ी लेके चले आते हैं। तो कम गुणवत्ता वाली कारों की मांग इतनी बढ़ जाती है कि भाई वो सस्ती भी होती हैं, कम गुणवत्ता की होती हैं, सस्ती भी होती हैं। लेकिन जो महंगी कारें होती हैं उसकी उच्च गुणवत्ता वाली हैं, लेकिन महंगी होती हैं, और उनके बारे में ज्यादा लोग
पता नहीं करते हैं या पता भी नहीं होता उनको। तो इसलिए जब उनकी मांग कम हो जाती है, क्योंकि उनकी कीमतें भी ज्यादा हैं और उनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कम गुणवत्ता वाली कारों को ज्यादा ले आते हैं, खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस कम है और उनको पता नहीं है कि उसकी गुणवत्ता भी कम है, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन कम दी जाती है, क्योंकि असममित सूचनाओं में ही ऐसी समस्या आती है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, अचानक से जो कम गुणवत्ता वाली कारें हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ जाती है तो एक उसका मतलब क्या है, क्योंकि उनकी माल बिकेगा। सर जी आवाज स्किप हो रहा है। कारों को कम गुणवत्ता वाली कारों ने बाजार से बाहर कर दिया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एडवर्स सिलेक्शन हमने कर लिया। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब प्रतिकूल चयन कर दिया। हमको चयन करना चाहिए अधिक गुणवत्ता वाली का, हमने चयन किसका किया, कम गुणवत्ता वाली। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, सूचना कम है, हमको सूचना कम दी गई कि ये कम गुणवत्ता वाली है, ये अधिक गुणवत्ता, ये हमें पता ही नहीं है। हम ये बिना पता किए चयन कर लिए। अब चयन में क्या हो गया, हमसे गलती हो गई, प्रतिकूल चयन हो गया। हमने चयन कर लिया कम गुणवत्ता वाली, जिनकी मांग ज्यादा थी मार्केट में, हमने उसके हिसाब से चयन कर लिया। क्लियर हुआ? क्यों भाई, अभी इतना ही करते हैं इसके बारे में। सर सभी को जी क्लियर है? हेजिंग का मतलब क्या चीज होता है सर? हेजिंग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। हेजिंग जो होता है, जो विदेशी विनिमय बाजार में रिस्क को कम करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, रिस्क को कम करने की एक प्रक्रिया है हेजिंग। तो इसको भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसको पढ़ेंगे। मोरल हैजार्ड भी इसी का पार्ट है, एसिमेट्री इंफॉर्मेशन का, तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। पैसा वेस्ट हो गया सर इसमें कंज्यूमर को, बिल्कुल। कंज्यूमर अब भाई बुरी गुणवत्ता वाली कार खरीद लेगा तो उसका पैसा 2-1 साल चलेगी गाड़ी, फिर ठप्प हो जाएगी, फिर खड़े रहेगा, कौनो दिक्कत, फिर गरियाएगा वो जिससे खरीदे होगा कि साला अच्छा हमें बेवकूफ बनाया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 पढ़िए जरा। कैदी की दुविधा एक खेल है जिसमें एक को छोड़ करके निम्नलिखित सभी विशेषताएं, यानी हमें गलत वाला ढूंढना है कि कौन सा गलत है। तो खिलाड़ी अपनी रणनीतियों पर पहुंचने में सहयोग करते हैं, ऐसा है क्या? ये बताओ, प्रिजनर्स डिलेमा हम लोग पढ़ चुके हैं। कैदियों की दुविधा में एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है क्या? नहीं होती ना। ये बताओ, 2 चोर हैं, बैंक में डकैती करके भागे हैं और दोनों चोरों के ऊपर जो है पुलिस का संदेह है कि भैया ये चोरी बैंक में डकैती किए हैं। तो दोनों को एक साथ नहीं इंटरोगेशन करेंगे, पूछताछ दोनों से एक साथ नहीं करेंगे, एक को अलग रूम में बैठाएं, एक को अलग, यानी एक दूसरे को पता नहीं है उन लोगों को सर जी कि पहला क्या है बोलेगा। सर। हाँ, आप लोग अपना आंसर कमेंट में करिए। पहले को ये नहीं पता है कि वो क्या बोलेगा, दूसरे वाले को भी ये नहीं पता है वो क्या बोलेगा, यानी दोनों को एक दूसरे को अपनी रणनीतियां चुनने में कि हम भैया चोरी नहीं किए हैं, यानी कन्फेस स्वीकार करेगा नहीं स्वीकार करेगा, ये बिना एक दूसरे को जाने उनको बताना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ना, यानी पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी अपनी रणनीतियों पर पहुंचने में सहयोग करते हैं। सहयोग कहाँ से करेंगे भैया, जब ई अलग रूम में बैठा हुआ है, ई अलग रूम में बैठा हुआ है, तो ई क्या बोलेगा कि हम चोरी किए हैं, ई क्या बोलेगा हम चोरी नहीं किए हैं, एक दूसरे को पता है नहीं पता है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। दूसरा क्या है, दोनों खिलाड़ियों की एक प्रमुख रणनीति होती है, बिल्कुल ये सही है। दोनों खिलाड़ी बेहतर स्थिति में होंगे यदि दोनों में से किसी ने भी अपनी प्रमुख रणनीति नहीं चुनी, बिल्कुल सही है। रणनीति क्या प्रत्येक दूसरे खिलाड़ी द्वारा चयन पर निर्भर करता है, बिल्कुल। रणनीति क्या जो प्रत्येक दूसरे खिलाड़ी द्वारा चयन पर निर्भर करता है, यानी जो रणनीति है वो दूसरे खिलाड़ी पर निर्भर करती है कि भैया वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से राय मशवरा नहीं करते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं ना, दोनों को अलग अलग रूम में बैठाया गया है, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत। क्लियर हुआ? सर जी इसमें सभी सही लग रहा है सर। सभी कहाँ से सही लग रहा है महाराज, ये बी सी डी सही है, ए गलत है, ठीक है। तो इसलिए ए सही है। क्यों? क्योंकि कैदियों की दुविधा में
कैदियों से अलग अलग पूछताछ की जाती है, यानी वो जो भी निर्णय लेंगे वो अपने रणनीति से लेंगे, एक दूसरे से परामर्श लेके नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, खिलाड़ी अपनी रणनीतियों पर पहुंचने में सहयोग करते हैं। सहयोग कहाँ करते हैं एक दूसरे का, वो तो अलग अलग बंद है ना, दोस्ती वहां पे काम नहीं करेगी ना। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ? जी सर। क्यों जी भाई, सर। सभी को क्लियर है? हाँ बताओ, जया, रूपम, बलराम, क्लियर है बेटा? जल्दी जल्दी जी सर। बताओ। हाँ देखो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम ज्यादा लाइटली ले रहे हैं इन सबको, क्योंकि हम ये सोच कर चल रहे हैं कि आप लोग रिवाइज किए हो, तो ज्यादा इसको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीमांत उत्पाद और सीमांत आगम उत्पाद के मूल्य के बीच अंतर उसी समय होता है जब, जल्दी से बताइए क्या है आंसर, बताओ भाई इसका आंसर। यानी डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यानी पूछ रहा है एमआरपी और वीएमपी में अंतर कब होता है, जल्दी जल्दी बताओ फटाक से। जो बताएगा उसके लिए इनाम भी मिलेगा, एमपी में एक जगह जमीन दी जाएगी तुम लोगों को, जो आंसर बताएगा। ए, और कौन बता रहा है? सब लोग जल्दी जल्दी आंसर बताओ। प्रतिमा जी बताइए आप आंसर। इस तरह का क्वेश्चन यूपी में भी आ चुका है, 2021 पीजीटी में यही क्वेश्चन इसी तरह का आया था। 58 का ए, 58 का ए। हमारे साथ कोई नहीं होगा, हम तो डी बोल रहे हैं, डी। क्यों भाई, हमारे साथ भी कोई रहेगा कि नहीं? जया आ गई मेरे साथ, जया। क्यों भाई, बलराम तुम भी डी बोल रहे हो क्या? डी। जया ने तो हमारा साथ पूरा दिया है। ऐसा है क्या, डी ही सही है, हमें तो लग रहा है। और लोग बताओ जल्दी भैया, सब लोग आंसर बताओ। कृपानंद, जया, पूजा, प्रतिमा, आंसर बताओ सब लोग। डी, ए, बिल्कुल। जितने लोग ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और जितने लोग डी बता रहे हैं ना वो बेवकूफ हैं एक नंबर के, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं। ये बताइए आप लोग, एमआरपी क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सीमांत आगम से अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एमआर इंटू एमपी। और ये बताइए वीएमपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। किसी भी चीज की वैल्यू का पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, कीमत का गुणा कर दो एमपी में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पाद में अगर प्राइस से गुणा कर दें तो क्या पता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये बताओ, दोनों में ई वाला टर्म तो सेम है, अंतर किस में है, इस वाले में। तो ये बताओ, कीमत को हम लोग एआर भी बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। यानी जो कीमत होती है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, ये जो मांग वक्र था इसी को हम एआर वक्र भी बोलते हैं, और इसी से कीमत का निर्धारण होता है। तो एआर को हम लोग कीमत भी बोल सकते हैं, तो दोनों चीज लिख सकते हैं। तो वीएमपी और एमआरपी में अंतर कब होगा, ये दोनों तो समान है, अंतर कब होगा, जब सीमांत आगम या कीमत या फिर औसत आगम, इन दोनों में अंतर हो। यानी सीमांत आगम और औसत आगम में अगर अंतर है तब वीएमपी और एमआरपी में अंतर होगा। तो पहला ऑप्शन देखो सही हो जाएगा, यानी एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी औसत आगम सीमांत आगम के बराबर नहीं होता है, तब जो है वीएमपी और एमआरपी में क्या होगा, अंतर आएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर। क्लियर है सभी को?
क्यों भाई, समझ में आया? बताओ। गुड। काजोल, बलराम, समझ में आया बेटा? अरे सिंपल है बेटा, ये बताओ एमआरपी क्या होता है? एमआर इंटू एमपी। ठीक है, वीएमपी क्या होता है? पी इंटू एमपी। तो दोनों में एमपी एमपी तो सेम है, सीमांत उत्पाद सेम है। अलग क्या है? एमआर और कीमत को ही सीमांत आगम बोलते हैं। तो अगर इन दोनों में अंतर होगा तभी तो एमआरपी और वीएमपी में अंतर होगा। यानी सीमांत उत्पाद और सीमांत आगम उत्पाद के मूल्य के बीच अंतर उसी समय होगा जब सीमांत आगम और औसत आगम में अंतर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अंतर कब आएगा? जब दोनों में अंतर होगा, सीमांत आगम और औसत आगम। क्लियर हुआ? अब दूसरा ऑप्शन क्या है? औसत लागत और सीमांत लागत। यहाँ लागत का तो आप फार्मूला में लागत तो है ही नहीं है, तो दूसरा अपने आप गलत। तीसरा, कुल लागत और कुल आगम और कुल लागत बराबर नहीं। तो यहाँ पे कुल लागत कुल आगम कहीं है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो सी वाला भी गलत। डी वाले में औसत लागत और औसत आगम, लागत कहीं है, लागत कहीं नहीं दिख रही, इसलिए डी वाला भी गलत। ऑप्शन क्या है? केवल ए सही। क्लियर हुआ बलराम? समझ में आ गया? जया? हाँ, गुड। 59 क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बीमा बाजार की समस्या है? इंश्योरेंस मार्केट में कौन सी समस्या है? तो ये सभी इंश्योरेंस मार्केट की समस्या है। एडवर्स सिलेक्शन भी होता है जो अभी हम लोगों ने किया, मोरल हेजार्ड भी होता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी होता है, ऑल ऑफ द एबव। ये बताओ इंश्योरेंस मार्केट में कभी कभी जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग गाड़ी लिए, इंश्योरेंस करवा लिए, ठीक, थोड़ा सा भी टूटा फूटा तो बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ के कंपनी में पहुंच जाते हैं कि भैया हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा ठुक गई है, जल्दी से इसको बनवा दो। तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी को घाटा होगा ना, क्योंकि उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं, कैसे सेलेक्ट करे किसकी गाड़ी टूटी हुई थी। तो यहाँ पर क्या एडवर्स सिलेक्शन हो गया ना? क्यों भाई, एडवर्स सिलेक्शन हो गया ना कि टूटी हुई कम गाड़ी थी, लेकिन जो कंज्यूमर है वो अपने से तोड़ करके पहुंच गया इंश्योरेंस कंपनी। नैतिक दबाव भी होता है कहीं कहीं कि भैया बहुत लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, अब स्मोकर जो है वो बहुत कम मतलब स्मोक करता है मान, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी में गया, इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन वो इंश्योरेंस जो पेपर है वो ज्यादा दिखा दिया मान लो, तो मोरली नैतिकता रूप से दबाव डाल करके इंश्योरेंस ले लेता है, तो मोरल हेजार्ड भी है। क्यों? और ये दोनों प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं? इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, क्योंकि सूचना असममित है, क्योंकि अपने बारे में जो उपभोक्ता है वो इंश्योरेंस कंपनी को पूरी सही जानकारी नहीं दे रहा, तभी तो वो लोग गलत सूचना चुनाव कर दे रहे हैं, प्रतिकूल चयन कर ले रहे हैं, दबाव के द्वारा नैतिक दबाव की समस्या आ रही है। तो ये तीनों समस्याएं पाई जाती हैं बीमा बाजार। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है ना? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी लमसम समझ में आ गया है ना? क्यों भाई, क्लियर हुआ है ना? बताओ, इसमें ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। बताओ रे, जल्दी बताओ, चलें आगे। हाँ बेटा, हाँ, अब जरा 60 पढ़िए, 60 का आंसर बताइए फटाफट। मांग फलन इतना दिया हुआ है, मांग दिया हुआ है इतना, कीमत इतनी दी हुई है, तो पूछ रहा है उपभोक्ता की बचत क्या होगी? कंज्यूमर सरप्लस निकालिए जल्दी से, फटाफट निकालो, निकाल पाओगे? देखिए वो मांग फलन क्या दिया हुआ है, मांग फलन दिया हुआ है P बराबर 35, ठीक है, माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और वहीं x नॉट दिया हुआ है 3, यानी मांग दी हुई है 3, अब P बराबर दिया हुआ है 20। तो आपसे पूछ रहा है CS,
वो कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत पूछ रहा है। तो ये बताओ ये किस तरह का मांग फलन है, जल्दी जल्दी बताओ। ये किस तरह का? द्विघातीय मांग फलन। द्विघातीय मांग फलन में क्या होता है, कैसा कर्व होता है? गैर रैखिक, नॉन लीनियर कर्व बनता है। मांग फलन कैसा बनेगा? नॉन लीनियर, यानी कुछ इस तरह का मांग फलन बनेगा, नॉन लीनियर मांग। ठीक है, कितनी दी हुई है? 20। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी दी हुई है 20 कीमत पर? 3। तो हमें कंज्यूमर सरप्लस पता करना है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? यानी 3 क्वांटिटी खरीदने के लिए एक उपभोक्ता कितनी कीमत देने के लिए तैयार है। कीमत देने के लिए कितनी तैयार है? इतना। यानी कीमत देने के लिए तत्पर कितना है? इतना। और वास्तव में कितनी कीमत दे रहा है? 20 रुपए। तो ये पार्ट हमें निकालना है, ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। दोनों का अंतर हुई तो कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो पहले तो नॉन लीनियर कर्व जो होता है, गैर रैखिक जो कर्व होता है, उसके ये पूरा एरिया पहले पता करना है, ये पूरा एरिया। फिर पूरे वाले एरिया में से इसको घटा देंगे तो हमें ये वाला एरिया पता चल जाएगा ना। क्यों भाई? ये वाला एरिया पता चल जाएगा ना, यही सरप्लस है। बताओ, समझ में आ रहा? हाँ बेटा। सी 27। जल्दी से कैलकुलेट करो भैया सब लोग। काजल का यहाँ आंसर भी आ गया, काजोल का। हमारा है। कंज्यूमर सरप्लस निकालो फटाफट, उपभोक्ता की बचत। बलराम निकालो, तुम्हारी तो मैथ अच्छी है। इंटीग्रेशन लगाओ, समाकलन का फार्मूला। समाकलन। जल्दी लगाओ, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्यों भाई, किसी का आया? हाँ बेटा। क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताइए अब। आ रहा है कि हम करें जल्दी से? बताइए आप। नहीं, नहीं आ रहा है। चलिए, देखो एक चीज हमेशा जान लो आप लोग, अगर नॉन लीनियर मांग फलन दिया हुआ है, मांग फलन कैसा हो? अगर गैर रैखिक हो। गैर रैखिक का मतलब घात 1 से ज्यादा हो अगर मांग फलन में, तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं उपभोक्ता की बचत के लिए? समाकलन वाला फार्मूला। कौन सा? समाकलन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं, समाकलन का। तो समाकलन का कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला क्या है? CS, यानी उपभोक्ता की बचत बराबर इंटीग्रेशन 0 से x की ओर, और फिर मांग फलन का अवकलन का वो समाकलन करना है, P/dx, और फिर P इंटू एक्स, यानी कीमत और मांगी गई मात्रा का गुणा कर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? उपभोक्ता की बचत। जरा इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। ये बताओ, ये मांग फलन है, नॉन लीनियर मांग फलन है। ठीक है, नॉन लीनियर। ठीक है, ये क्वांटिटी दी, ये क्या है? ये क्वांटिटी दी, ये कीमत है। ये क्या है? कीमत। तो हम लोग उपभोक्ता की बचत क्या कहते हैं कि ये क्वांटिटी खरीदने के लिए एक उपभोक्ता कितना कीमत देने के लिए तैयार है? इतना, इतनी कीमत देने के लिए तैयार। तो हमें ये क्वांटिटी हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? x से डिनोट किया है। ठीक है, x से। तो हमें 0 से x के
एरिया के बीच में हमें क्या निकालना है, इस मांग वक्र का एरिया पता करना है, यानी 0 से x तक का हमें समाकलन करना है इस पूरे एरिया का। यानी ये वाले वैल्यू क्या बता रही है हमें, समाकलन वाली। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया हमें समाकलन के द्वारा पता चलेगा, यानी 0 से x ये पूरी एरिया हमें पता करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये विलिंगनेस टू पे दिखा रहा है, यानी जो समाकलन से जो एरिया हमें पता लगेगा, यानी इस x के लिए एक उपभोक्ता कितनी प्राइस देने के लिए तैयार है, इतना, यानी कीमत देने के है, तो कितना देने के लिए तैयार है, इतना। तो ये पूरा एरिया कीमत देने वाला हो गया, लेकिन एक्चुअली में प्राइस कितना दे रहा है, इतना, यानी इस क्वांटिटी के लिए कीमत कितना दे रहा है, इतना। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हमें घटा देना है, तो माइनस पी एक्स, इसी से पी एक्स से ही निकलेगा, माइनस इतना एरिया हमने घटा दिया। तो जब इतना घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया बच जाएगा, उपभोक्ता की बचत। तो समझ में आया फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, क्लियर हुआ फार्मूला। अब करें इसको सॉल्व करिया जाए, बताओ फार्मूला क्लियर हुआ। हाँ बेटा, सब लोग बताओ यार, सभी को क्लियर हुआ ना फार्मूला। जी सर। हाँ, गुड। तो अब ये बताइए, अब आप लोग, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए, अब देखिए, उपभोक्ता की बचत बराबर इंटीग्रेशन 0 से x, x क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3, तो 0 से 3। ठीक, मांग फलन कितना दिया हुआ है, 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है, समाकलन dx माइनस p इंटू क्यू, p इंटू एक्स, p कितना है 20, x कितना है 3, तो 20 तिहाई 60। ठीक है, अब ये बताइए समाकलन 0 से 3। अब 35 का समाकलन क्या होगा, समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। जो समाकलन होता है मैथमेटिक्स में, वो अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। 35 का समाकलन अवकलन क्या होता है, 0, लेकिन 35 का समाकलन जानते हो क्या होता है, 35x। 2x का समाकलन क्या होगा, 2x स्क्वायर बटे 2। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3, एक्स क्यूब बटे 3। तो हम लोग समाकलन ऐसे करते हैं। अरे भाई, हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे, फार्मूला लिखे थे, फिर माइनस लिखे थे ना पी एक्स। तो पी कितना है 20, एक्स कितना है 3, तो 20 तिहाई 60। ठीक है, और माइनस 60 लिख लो। अब यहाँ पर x के जगह पे 3 रखना है, क्यों, क्योंकि 3 है ना x, तो लिखो 3। तो 35 गुणा कितना हो जाएगा, 3, माइनस 2 से 2 काट दो, 3 का गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब बटे 3 माइनस 60। ठीक है, अब कर लो, 35 तिहाइयाँ 105 माइनस 3 त्रिका 9 माइनस 1 से 3, 1 का 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 बटे 3, 3 9 27, 9 ही आएगा, माइनस 60। कितना हो जाएगा, 105 में से तीनों को पहले माइनस में है तो जोड़ दो, 9 9 18, और 60 और 18 कितना हो जाएगा, 78। तो 105 में से 78 घटाओ, कितना हो जाएगा, 27। कंज्यूमर सरप्लस 27 आ जाए। कौन सा आंसर है, सी। क्यों भाई, क्लियर हुआ, बताओ। हाँ बेटा, सभी को क्लियर हुआ। बताइए भाई, आसान है कि कठिन है, हैं?
काजोल समझ में आया बेटा? रूपम, बलराम क्लियर है? जया? सर यहीं पे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, इसमें सी भी तो लगता था, वो भूल गया, हमको जरा बता दीजिए। वो सी यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना? वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है? वो सी ठीक है। वाला डेफिनेट है, ठीक है? हम लोग जो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन का जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं वो ये होता है। अगर देखिए इस तरह का है, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx, इसका अवकलन करना, समाकलन करना है तो इसका फार्मूला जानते हो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है? ये अवकलन। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट जो c होता है ना उसको इग्नोर कर, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखिए, कांस्टेंट c वो डेफिनेट वाले में, इनडेफिनिट जो इंटीग्रेशन होता है उसमें नहीं होते। तो इस वाले फार्मूले को यूज करना है। तो जरा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो जरा आइए प्रीवियस से चलिए। यहाँ पे 35 है, 35 का अवकलन क्या हो जाएगा? 35 का अवकलन क्या हो जाएगा बताओ? 35 का अवकलन क्या हो जाएगा? 35x, ठीक? क्योंकि x जुड़ जाएगा और पावर 1 है तो नीचे भी 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो, ठीक? अब यहाँ पे 2x है, 2x है तो 2 को छोड़ दो, x बस है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, क्या हो जाएगा? x की पावर स्क्वायर बटे 2, तो 2 वो वाला भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचे। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? क्यों भाई बताओ? वैसे ही x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? x 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा? x क्यूब बटे 3, ये इसका समाकलन हो जाएगा। क्यों भाई, सभी को समाकलन क्लियर हो गया? बताओ। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है? हाँ, आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बट मैंने फार्मूला लिखवा दिया है, वही फार्मूला यूज होगा, उसी से करना है, ठीक है ना बेटा? सभी को क्लियर है? ई वाला फार्मूला लगाना है, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस, n क्या होता है? वो जो घात होती है वही n, ठीक है? चलें आगे। अब जरा 61 पढ़िए, 61 61 पढ़िए भाई, 61 61 पढ़िए, 61 का आंसर बताइए जल्दी से आप। इकसठ का सी, जल्दी जल्दी बताओ 61 का आंसर। क्यों भाई, 61 का सभी का सी है? डी। अब ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात अगर सीआरआर कम कर दिया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तरलता स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनसंख्या स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, तरलता में वृद्धि होगी, तरलता में कमी, तो क्या होगा भाई? ये बताओ, सीआरआर का मतलब क्या होता है? सीआरआर का मतलब यही है ना कि वह पैसा जो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं। अगर ये बताओ, ये क्या कह रहा है? कम कर, अगर आरबीआई के पास पैसा कम जमा करना पड़ेगा बैंकों को तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा? बैंकों ज्यादा लोन देंगे,
तरलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। इकोनॉमी में तरलता क्या होगी? इंक्रीज होगी। लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी सी आंसर। ठीक है ना, सी आंसर। चलिए 62 का आंसर बताइए फटाफट। 62 तो पढ़ के आ रहे हैं। 62 का आंसर पढ़ के बताइए। 62 का आंसर आप लोग बताइए। मैं 5 मिनट जो है ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी के आता हूँ। तब तक आप लोग 62 पढ़ के। क्यों भाई, किसी का आंसर आया? नोएडा। डी। डी, बिल्कुल डी सही है। कह रहा है मांग, भारत में मुद्रा आपूर्ति की गणना आरबीआई द्वारा में सम्मिलित है। प्लस समय जमाएं। समय जमाएं, ठीक है। तो M1 में तो मांग जमाएं शामिल होती है ना, तो मांग जमाएं शामिल हो। ठीक है। 1 वर्ष से अधिक सावधि जमाएं, समय जमाएं को ही सावधि बोलते हैं, तो दूसरा भी सही। गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ की सार्वजनिक जमाएं एनबीएफसी की नहीं शामिल होती, तो ये गलत। बैंकों द्वारा निर्गमित जमा प्रमाण पत्र, ये भी शामिल होता है। तो 1 2 चौथा, 1 2 चौथा डी आंसर सही। ठीक है, क्यों भाई, क्लियर हुआ? चलिए 63 बताइए। 63, 63 पढ़िए फटाफट। 63, 63 का बताइए आप लोग आंसर। ए कह रहा है एलएम वक्र का आकार किसके ऊपर निर्भर करता है? हम लोग एलएम वक्र कैसे डिसाइड निर्धारित करते थे? एलएम वक्र क्या बताता है? मुद्रा बाजार के संतुलन को। मुद्रा बाजार संतुलन कहां से निकलता है? एल का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एल का मतलब क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एल क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तरलता अधिमान। तरलता अधिमान। एम का मतलब क्या है? मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति। यानी जो एलएम वक्र का आकार है वो कैसे डिराइव होता है? तरलता अधिमान और मुद्रा आपूर्ति दोनों से। मुद्रा आपूर्ति की मात्रा, तरलता पसंदगी पर। तरलता अधिमान या तरलता पसंदगी एक ही है। ठीक है, तो सी आंसर। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हो गया? जो लोग ए बोल रहे हैं वो गलत है, सी विल बी आंसर।
अरे एल एम, एल का मतलब तरलता अधिमान, एम का मतलब मुद्रा आपूर्ति, तो दोनों है ना, तरलता पुष्पंगी मुद्रा आपूर्ति। ये थोड़ा नया तरीके से क्वेश्चन पूछा है सर। हाँ, यही अगर स्लोप पूछता ना, बस पूछ रहा है क्या एल एम वक्र का आकार, यानी शेप पूछ रहा है, तो शेप कैसे आता है, इन्हीं दोनों से आता है ना, तो दोनों हो जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। क्यों भाई? हाँ, प्रतिमा समझ में आ रहा है बेटा? पूजा, रूपम, जी सर। काजोल, हाँ जी गुड, सर। ओके। चलिए अब पढ़िए 64, 64 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 64 नंबर। बलराम समझ में आया? 63, 63 का सी। अब 64 पढ़िए जल्दी से, 64, 64 पढ़िए आप लोग, 64, 64 का आंसर क्या होगा? कीन्स के विनियोग गुणक और बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा जबकि दिया हुआ उपभोग फलन दिया हो, उपभोग फलन दिया हुआ। ए सर ये कैसे हुआ? 61, 61, 61 तो बहुत पहले कर चुके हैं बेटा, 64 पे आए हैं। कौन सा पूछ रहे हो बलराम? चलिए भाई 64 बताइए आप लोग, क्या होगा आंसर 64 का? रूपम बोल रही है ए। जल्दी जल्दी बताओ, 12 बजे तक आज क्लास करेंगे, आधा क्वेश्चन लगभग सॉल्व करेंगे। अब थक 64 गए क्या सर। होगा? थक गए हो? बहुत बढ़िया। जब तक लक्ष्य मत पाओ तब तक थकना नहीं है बेटा, थक गए हो तो फिर रुक गए हो। खाना खाना है का? जी सर, बिना भोजन किए बैठ गए। अरे हो गया, आधा घंटा और लेंगे भैया महाराज, पढ़ लो थोड़ा सा। कीन्स के विनियोग गुणक और बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा? भैया के पूछ रहा है और एमपीएस पूछ रहा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होगा अगर उपभोग फलन दिया है? उपभोग फलन क्या दिया हुआ है? सी बराबर 100 प्लस 0.80y, ठीक है, ये दिया हुआ। तो आप लोग बताइए, ये कह रहे हैं डी सही है। अब चलिए आइए देखते हैं ये क्या होता है। ये 0.80 क्या है उपभोग फलन में? एमपीसी। ये क्या है? एमपीसी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है? 0.81। ये बताओ एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है? 1। अगर एमपीसी दी हुई है 0.80 तो एमपीएस बराबर 1, तो एमपीएस कितना हो जाएगा? एमपीएस 1 माइनस, इधर प्लस में है इधर माइनस, 0.80, 0.8 घटाओगे एक में से कितना हो जाएगा? 0.20। तो 0.20 एमपीएस कहाँ है? 0.20 केवल ए ऑप्शन में है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? 0.20 किस में है? एमपीएस ए में है। और अगर एमपीएस 0.20 हो तो गुणक का फार्मूला क्या होता है? के बराबर क्या होता है? 1/एमपीएस, 1/एमपीएस सीमांत उपभोग वो सीमांत बचत पर, तो 1/0.20 कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा? 2 बिंदु है, 100/20 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100। 5 गुणक है, 5 गुणक और सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी है? 0.20। ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी को भाई? बताओ। सब लोग बताओ। बलराम समझ में आया? डी बोल रहे थे, क्लियर हुआ? जया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, आंसर बताइए सब लोग। 65, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 65 क्या कह रहा है? रॉबर्टसन की इक्वेशन क्या है? पीगू, कीन्स, मार्शल। रॉबर्टसन की क्या है? एम पी बराबर M/KT, ये रॉबर्टसन की है। 1 का 2, 1 का 2
पीगू की क्या है, P बराबर KR/M, पीगू का 3 है, तो 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, ठीक है। कीन्स का कौन सा है, कीन्स का ये है फोर्थ वाला, थर्ड का फोर्थ, और मार्शल का कौन सा है, पहला, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा ए, चौथा का 1, हाँ 1 का 3, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब 66 पे आ जाइए। रोजगार के परंपरागत सिद्धांत में औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, जल्दी जल्दी बताइए। रोजगार सिद्धांत में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात भी की है कि नहीं की है, नहीं करी है, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 67 पढ़िए, 67। वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बराबर रहने की दशा में जीडीपी भाजक का मूल्य क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी, यही होता है ना, इंटू 100। तो अगर मौद्रिक जीडीपी और ये दोनों बराबर हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर मान लो 100 बटे 100 है तो क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए 68 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ड्यूजनबरी के सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार आय में वृद्धि होने पर उपभोग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है, यानी आय में वृद्धि होती है तो ये उपभोग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। वक्र शिफ्ट होता है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, ड्यूजनबरी ने बताया था, स्थिर होती है। तो डी विल बी करेक्ट। 69 पे आ जाए। मुद्रा की सट्टा मांग शून्य उस दशा में होती है जब बाजार की ब्याज दर क्या हो, बताओ भाई। 69 का आंसर बताओ जल्दी, 69 क्या होगा, इसको मालूम, सी, और कौन बता रहा है, मुद्रा की सट्टा मांग शून्य होने की दशा में बाजार की ब्याज दर होगी, बताओ, किसी को पता है भाई, बलराम, जया, पूजा, प्रतिमा, बताओ भाई आंसर। मुद्रा की सट्टा मांग क्या होती है, ब्याज के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे ब्याज दर लेते हैं, यहाँ पे सट्टा मांग, स्पेकुलेटिव डिमांड। तो मुद्रा की सट्टा मांग वक्र कैसा होता है, इस तरह का होता है, मनी डिमांड वक्र। तो अगर मुद्रा की सट्टा मांग शून्य कहाँ होगी, यहाँ पर होगी ना, यहाँ पर मांग हम 0 कर रहे हैं, तो शून्य कब होगी, उस दशा में जब बाजार की ब्याज दर क्या हो, ये बाजार की ब्याज दर यहाँ पर ले क्या हो, क्रांतिक ब्याज दर से अधिक हो। क्रांतिक ब्याज दर क्या होती है, जो औसत ब्याज दर, मान लो औसत यहाँ पर, औसत यानी क्रांतिक ब्याज दर ये है, क्रांतिक ब्याज दर से अगर अधिक होगी ब्याज दर तभी तो मुद्रा की सट्टा मांग 0 होगी। भाई बाजार में ब्याज दर ज्यादा चल रही, तो ब्याज दर ज्यादा होती है तो क्या होता है, बॉन्ड सस्ता होता है। बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध। तो अगर बाजार में ब्याज दर ज्यादा है तो बॉन्ड की कीमतें क्या होगी, कम होंगी। बॉन्ड सस्ता होगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बॉन्ड सस्ता है तो क्या करेंगे, बताओ भाई, सब लोग बॉन्ड खरीद लेंगे, पैसे से क्या करेंगे, वो अपने पास मुद्रा नहीं रखेंगे, उस मुद्रा से क्या करेंगे, बताओ भाई, उस मुद्रा से वो लोग बॉन्ड खरीद लेंगे, क्यों, क्योंकि बॉन्ड सस्ता है। इसका मतलब वो मुद्रा की मांग क्या करेंगे, 0 करेंगे, मुद्रा की जगह पे क्या रखेंगे, बॉन्ड को रखेंगे। तो समझ में आया, बॉन्ड कब रखेंगे, जब बाजार की ब्याज दर क्या हो, ज्यादा हो, इससे क्रांतिक ब्याज दर से, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, क्यों भाई, क्लियर हुआ। ऐसे ही जस्ट अपोजिट करो, अगर क्रांतिक ब्याज दर से बाजार की ब्याज दर कम है तो क्या होगा, क्रांतिक दर ये है, बाजार की ब्याज दर कम हो रही है तो क्या होगा, लोग
मुद्रा की मांग बहुत ज्यादा करेंगे, अनंत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्रांतिक से कम है, यानी ब्याज दर कम है तो बॉन्ड की कीमतें क्या होंगी? ज्यादा होंगी। बॉन्ड क्या होगा? बहुत महंगा होगा। तो लोग क्या करेंगे? जो पहले से बॉन्ड खरीद के रखे थे उसको बेच देंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड महंगा है, महंगा बिक रहा है। तो सारा का सारा बॉन्ड बेच अपने पास क्या किसकी डिमांड करेंगे? कैश की, मुद्रा की मांग करेंगे, यानी मुद्रा की मांग बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोनों केसेस क्लियर है ना? क्यों भाई? तो सट्टा मांग शून्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पहला वाला केस, ऊपर वाला, यानी क्रांतिक से जब ज्यादा होगा ब्याज दर तब ये सिचुएशन। क्लियर हुआ ना सभी को? बताओ। हाँ बेटा बलराम, समझ में आया? जया, प्रतिमा, क्लियर है? बोला करो यार, जल्दी जल्दी बोलो सब लोग, चलें आगे। अवधेश, समझ में आ रहा है बेटा? कृपानंद, समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। थोड़ा सा कॉपरेट किया करिए आप लोग, तभी तो पता चलेगा ना किसको कितना समझ में आ रहा है। चलिए 70 आ जाइए, 70। कीन्स का जो गुणक है, कीन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें लागू नहीं होता? अल्प विकसित देश, विकसित देश, उपयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कीन्स ने जो गुणक सिद्धांत दिया था वो विकसित देशों के संदर्भ में दिया, अल्प विकसित देशों के संदर्भ में नहीं दिया। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना? ए विल बी करेक्ट आंसर। 71 का आंसर बताइए। एक द्विपद बटन बंटन में का जो एन है 100 है और सफलता की संभाव्यता जो है 0.5 है, तो मानक विचलन कितना? बताओ भाई, मानक विचलन कितना? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताएं। कह रहा है द्विपद विचलन। द्विपद बंटन क्या होता है? बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को द्विपद बंटन। अगर द्विपद बंटन में एन, एन कितना दिया हुआ है? एन 100 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एन 100 है और सफलता की प्रभाव्यता जो है 0.5 है, यानी सफलता की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 0.5, यानी पी की वैल्यू दी। पी, पी क्या होता है द्विपद बंटन में? सफलता की प्रायिकता कितनी दी हुई है? 0.5। ये बताओ, अगर कोई सिक्का आपने उछाला, सफलता को मान लो हम हेड मान के चल रहे हैं, हमें हेड चाहिए, तो सफल क्या है? हेड। हेड आने की अगर 0.5 प्रोबेबिलिटी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? एक। अगर सफल होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो असफल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.5 ही तो होगी। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू है असफल होने की प्रायिकता कितनी है? 0.5। ये अपने से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि टोटल प्रायिकता कितनी होती है? कुल प्रायिकता 1 के बराबर। अगर सफल होने की प्रायिकता 50% है तो असफल होने की भी कितनी होगी? 50%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है द्विपद बंटन में? मानक विचलन किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है उसमें? एन पी क्यू। ठीक है, तो अंडर रूट एन कितना है? 100 गुणा 5 आए। तो सिग्मा कितना आ जाएगा? मानक विचलन कितना आ जाएगा? 10। करेक्ट विल बी आंसर सी। क्यों भाई, क्लियर हो गया? करेक्ट आंसर सी है ये। सभी को क्लियर हो गया? बताओ। हाँ बेटा, सभी को क्लियर है? बलराम, समझ में आ रहा है बेटा?
चलिए आगे बढ़ते। 72 देखिए, 72 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो बंटन ए और बी के माध्य और मानक विचलन दिए हुए हैं, तो कौन सा बंटन कौन सा अधिक संगत है? पूछ रहा है अधिक संगत बंटन कौन है, ए और बी, ए है कि बी है कि दोनों? तो संगतता कैसे पता करते हैं? कौन सा बंटन अधिक संगत है कैसे पता लगता है? विचरण गुणांक। संगतता का पता कैसे लगाते हैं? विचरण गुणांक से। विचरण गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचरण गुणांक जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसके लिए हमारे पास जो चीजें गिवन है उसका इस्तेमाल करें। तो ए सीरीज के लिए पहले ए बटन के लिए विचरण गुणांक निकालेंगे। तो ए बटन के लिए विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये फार्मूला यूपी पीजीटी में पूछा भी जा चुका है एक बार। यानी विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ए सीरीज के लिए कितना है सिग्मा? ए के लिए सिग्मा कितना है? पॉइंट ए देखो, सिग्मा ए लिखा है ना 5, 5 बटे एक्स बार कितना है ए के लिए? 15। 5 बटे 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 5 बटे 15 कितना होता है? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। 100 बटे 3, 100 बटे 3 कितना होगा बेटा? 100 बटे 3 कितना होगा? हैं? 33.33। हाँ, 33.33 आएगा। ठीक है, तो ए के लिए कितना है विचरण गुणांक? 33। वैसे बी के लिए निकालिए। बी के लिए, बी के लिए कितना आ जाएगा? बी का कितना है मानक विचलन? 4। 4 बटे 20 इंटू 100, तो 4 पंचे 20। 100 बटे कितना हो जाएगा? 5, 5 20 पंचे 100, 20। तो देखो कौन छोटा है? किसका विचरण गुणांक छोटा है? बी का कि ए का? जिसका छोटा होगा वही अधिक संगत होगा। यानी ए बटन का जो देखो विचरण गुणांक बताता क्या है कि कितना वेरिएशन, कितना विचलित हो रहा है वो। तो विचलन किस में ज्यादा है? विचलन ए में ज्यादा है, यानी ये संगत कम है। और विचलन कम किस में है? बी में है, तो बी अधिक संगत है। तो बी बंटन में अधिक संगत है, यानी बी आंसर सही। क्लियर कि नहीं भाई? समझ में आया? बताओ, क्लियर हुआ? हाँ, गुड। देखो विचरण गुणांक कैसे एक समझो। मान लो बीजेपी है एक पार्टी, एक है कांग्रेस, ठीक है। मोदी जो बात कहता है, जो बात मोदी एक रैली में कहता है, वही सारे नेता अपनी अपनी रैलियों में बात करते हैं। यानी बीजेपी की बातों में विचरण गुणांक है, जो मानक विचलन है उनका, वो लगभग क्यों? क्योंकि इनकी बातों में सब नेता जो है एक ही तरह के बात करते हैं, यानी विचलितता कम है, विचरण गुणांक कम है, यानी ज्यादा ये संगत हैं, एक तरह की बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर चलिए, राहुल गांधी कुछ और पेल रहे हैं अपनी भाषण में, ठीक है। इंदिरा गांधी, तो सोनिया गांधी कुछ और पेल रही हैं अपनी भाषण में। तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग। तो इसमें क्या है? विचरण गुणांक बहुत ज्यादा है, सबकी बातों में वेरिएबिलिटी, विचलितता बहुत ज्यादा है। तो संगत कम होंगे, निर्णय जो होंगे उनके संगत कम होंगे ना। सबकी भाई विचारधारा अलग अलग है, तो फिर फूट होगी ना। इसीलिए नेता नहीं बन पा रहे हैं उसमें अच्छे, इसीलिए कांग्रेस हारेगी भी। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आ जाइए 73 पे। 73 क्या है? कह रहा है बी एक्स वाई अगर ज्यादा है एक से, तो बी वाई एक्स क्या होगा? एक से अधिक होगा कि एक से बराबर होगा, एक से कम होगा कि शून्य के बराबर होगा? बताइए भाई, क्या होगा आंसर? हाँ बेटा, ए, एक से कम। और सब लोग बताओ जल्दी जल्दी एक आंसर। से कम होगा सर जी, एक से कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी एक से कम होगा, बिल्कुल सही है आंसर। जो भी एक से कम बता रहे हैं एकदम उनको जो है आज पार्टी दी जाएगी। ठीक है, ए आंसर सही है।
देखो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा आर होता है, जो कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इसी के बराबर होता है ना आर हमारा। क्यों भाई, इसी के बराबर होता है ना। और आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में होती है आर की वैल्यू, ठीक है ना। तो बराबर 1 कैसे आएगा, यानी बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स बराबर 1 भी होता है एक प्रॉपर्टी। तो 1 आने के लिए अगर बी एक्स वाई ज्यादा है तो हमें 1 बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी वाई एक्स 1 से कम होना चाहिए, तभी तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस सेंस में जो है ए आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्यों भाई, समझ में आया। रूट भी तो लगता है ना हाँ बेटा, सर, इसमें अंडर रूट भी तो लगता है, बी एक्स इंटू बी एक्स वाई। हाँ अंडर रूट भी लगता है, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो आप अंडर रूट वाला कह रहे हो ना, वो एक सिंपल उसका फार्मूला है, लेकिन जब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन होता है उसकी एक कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है ना। एक विशेषता ये है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कि जो आर होता है, आर की जो वैल्यू होती है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 के बराबर कब होगा, जब दोनों के मानों में समानता है, यानी अगर ये ज्यादा है बी एक्स वाई 1 से, तो ये वैल्यू बी वाई एक्स जो है 1 से कम होनी चाहिए, तभी तो दोनों का इक्वल 1 आएगा। समझ में आया ना, ये एक विशेषता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब आगे पढ़िए, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन ये है, सूचकांक तैयार करने हैं तो सर्वोत्तम माध्य कौन सा है। तो सूचकांक तैयार करने के लिए जो सर्वोत्तम माध्य है वो ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। 75 देखिए, यदि अवलोकित और अपेक्षित आवृत्तियां एक दूसरे से पूर्णतया मेल खाएं तो काई वर्ग का मूल्य क्या होगा। क्यों भाई, 75 का आंसर बताइए जल्दी से। अगर जो है अवलोकित, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग वो वैल्यू, और अपेक्षित वैल्यू यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो हम लोग आशा कर रहे हैं, जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू, और जो हम लोग आशा कर रहे हैं कि आने वाली है वैल्यू, वो उन दोनों में अगर मेल खा जाए, यानी दोनों बराबर हो जाए वो वैल्यू, तो काई वर्ग का मूल्य क्या होगा, 1 होगा, 1 से कम, 1 से अधिक, 0। बताओ कौन बताएगा। 1 होना चाहिए। 1 नहीं होगा, 0 होगा, 0 विल बी करेक्ट आंसर। कैसे, आइए देखते हैं। काई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है उसका फार्मूला होता है, काई स्क्वायर का इस चिन्ह है, काई स्क्वायर का फार्मूला जानते हो क्या होता है, ओ माइनस ई बटे ई, ओ माइनस ई का स्क्वायर बटे ई, ये होता है ओ माइनस ई बटे ई का स्क्वायर, ठीक है, ओ माइनस ई का स्क्वायर बटे ई। तो ये बताओ, ये ओ क्या है, ओ क्या है, अवलोकित वैल्यू यानी ऑब्जर्व, ई क्या है, अपेक्षित वैल्यू, अपेक्षित मान बटे अपेक्षित मान। तो ये बताओ, अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों मेल खा जाए, मतलब दोनों 10 10 हैं, तो 10 में से 10 घटाओगे क्या हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, ये बटे 10, तो 0 बटे 10 कितना होता है, 0, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। समझ में आया, जी सर। क्यों भाई, क्लियर है। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा फार्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों भाई, सभी को क्लियर हुआ। हम समझ में आ रहा है। हाँ, चलिए 76 वाला क्वेश्चन देखिए, 76 क्वेश्चन जल्दी से करिए आप। 76, दो चरों के मध्य प्रतिगमन से प्राप्त अस्पष्टीकृत विचरण यदि 0.36 हो तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। कह रहा है अस्पष्टीकृत, अस्पष्टीकृत का मतलब समझते हो, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, यानी आपने मान लो एक उपभोग फलन बनाया कि उपभोग द फंक्शन ऑफ
C0 प्लस C1 प्लस YD। ठीक है, यानी आय में परिवर्तन होने से उपभोग। स्क्रीन चली गई है? क्यों भाई, स्क्रीन चली गई है क्या? जी सर। ऐसा है क्या? दिख रहा सब है लोग सर। बताओ भाई, सब। नहीं सर, ठीक है, हम लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर से ज्वाइन हो, जिसको दिक्कत है फिर से ज्वाइन करो। तुम लोग बता देते हो हमारी समस्या है, चल तो रहा है यार, हैं? जल्दी से ज्वाइन करो। हम अपनी ओर देखने लगते हैं कि हमारा ही प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है? हाँ, 76 वाले का आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी। 76, 76 वाला हम बताते हैं। दो चरों के मध्य प्रतिगमन से प्राप्त अस्पष्टीकृत विचरण। देखो हम लोग उपभोग फलन क्या लिखे हैं, ये उपभोग फलन है हमारा। उपभोग फलन क्या बता रहा है कि ये जो प्रयोज्य आय है, YD क्या है? प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय में परिवर्तन होने से उपभोग कितना परिवर्तन होगा, ये कौन बताएगा? C1। ठीक है, तो ये मान लो आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा, ये मान लो हमने कह दिया कि 0.64% है। जो MPC है वो 0.64% है। यानी आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होगा उसकी व्याख्या कितने प्रतिशत हो गई? 64% जो है, ये पता चल रहा है हमें कि जो उपभोग में परिवर्तन है वो आय में परिवर्तन होने से 64% होता है। ठीक है, यानी हमारा मॉडल जो है 64% चीजों को एक्सप्लेन कर दे रहा है। यानी उपभोग में जो परिवर्तन होता है वो अधिकतर परिवर्तन आय की वजह से होता है, और वो कितना प्रतिशत है? 64% है। यानी 64% जो है एक्सप्लेन कर रहा है हमारा मॉडल कि उपभोग में जो परिवर्तन है वो आय में परिवर्तन होने से होता है। लेकिन जबकि जो 36, 100 में 64% हो गया जो आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, बाकी का कितना है? 36%, यानी 0.36। ये 0.36% क्या है? अनएक्सप्लेन्ड है, यानी अस्पष्टीकृत विचरण है। ठीक है ना? 0.36 क्या है? एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन है, MPC कितना था हमने माना? 0.64, यानी 64% तो आय में जो परिवर्तन है उपभोग में परिवर्तित ले आता है, लेकिन बाकी का जो 36% है वो अस्पष्टीकृत है, स्पष्ट नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है रिग्रेशन में, प्रतिगमन में। तो पूछ रहा है सहसंबंध गुणांक क्या होगा, कौन बताएगा? क्यों भाई, किसी को पता है? तो ये बताओ, पहले अस्पष्टीकृत दिया हुआ है तो स्पष्टीकृत कितना हो जाएगा? एक में से अस्पष्टी घटा दो, एक में से 36 घटाओगे कितना हो जाएगा? 64% बचेगा, 0.64। ये स्पष्टीकृत हो जाएगा। ठीक है, इतना व्याख्या कर रहा है वो। ठीक है, तो R क्या होता है? अब हमें क्या निकालना है? R को सहसंबंध गुणांक। R क्या होता है? क्यों भाई, R क्या होता है? इसी का स्क्वायर कर दो, 0.64। 0.64 अंडर रूट कितना होगा? 0.80। क्यों भाई, तो 8.8 हो जाएगा आंसर, 0.80। क्या होगा? ऑप्शन C विल बी करेक्ट। क्यों भाई, क्लियर है? यार मारेंगे। क्यों भाई, क्लियर है सभी को? हाँ बेटा, बताओ। हाँ, सभी लोग बताओ, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, गुड। बलराम, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, अब चलो 77 पे आ जाओ। 77, यदि समग्र का आकार 20 है और प्रतिस्थानापन्न के साथ यादृच्छिक नमूनाकरण का प्रयोग
फार्मूला है झटाक से। 76 का आंसर क्या है सर? है और कह रहा है प्रतिस्थानापन्न के साथ यादृच्छिक यमुना चर का प्रयोग कर 4 आकार के नमूने तैयार किए जाते हैं। तो कुल कितने नमूने तैयार किए जा सकते हैं? तो इसका फार्मूला है एक n की पावर n, n की पावर n। n क्या है? समग्र। समग्र कितना है? 20। और सैंपल कितना दिया है? नमूना कितना दिया है? 4। तो 20 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 बार गुणा कर दो 20 का, 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 20 20 हम में 4 सही, 4 4 सही 16 सही, 16,000 हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो 78 क्वेश्चन देखो भाई। 78 पहला लेक्चर जो इकोनोमेट्रिक्स का था वहीं से क्वेश्चन है 78। प्रतिगमन मॉडल में जो संभाव्य त्रुटि होती है, संभाव्य त्रुटि मतलब जो UI हमने नहीं बताया था, एरर टर्म, त्रुटि पद को क्यों सम्मिलित किया जाता है पूछ रहा है। यानी प्रतिगमन मॉडल में जो UI शब्द है, UI जो पद है, जो त्रुटि पद है, उसको क्यों सम्मिलित किया जाता है? क्यों? क्योंकि हम जो मॉडल बना रहे हैं वो मॉडल में बहुत सारे वेरिएबल छूट जाते हैं, उनकी व्याख्या को हम लेते ही नहीं मॉडल, इसलिए उनकी व्याख्याओं को कौन कैप्चर करता है? UI, त्रुटि पद। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मॉडल से चरों का जो छूट जाना है उनको कैप्चर करने के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल ऐड करते हैं? UI को, त्रुटि पद को। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं भाई? क्लियर हुआ? हाँ चलिए 79 का क्वेश्चन भी इकोनोमेट्रिक से है। किस स्थिति में 2SLS और ISLS समरूप होते हैं, यानी बराबर होते हैं? यानी किस स्थिति में जो 2SLS मेथड है वो बराबर होता है ILS से? यानी सेकंड स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड के बराबर होता है। कब? जब जो समीकरण है, जो हमारी जो समीकरणें हैं वो क्या हो? सटीक निर्धारित समीकरण हो या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन हो। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। इनको सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है ना? तो ए आंसर इसका सही है। चलिए अब 80 आ जाइए। 80 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट जल्दी से। 80 का आंसर बताइए। 80 यदि ये दिया हुआ है आपका, जिसमें YT क्या है? टन प्रतिवर्ष है, X क्या है? 1 वर्ष है। समीकरण को मासिक माप के आधार पर परिवर्तित करना है। जो समीकरण है वो एनुअली है, प्रतिवर्ष के टर्म्स में है। उस समीकरण को हमें कन्वर्ट करना है मासिक टर्म्स में। तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो 12 से क्या कर दो? इस समीकरण में क्या कर दो? भाग कर दो। लेकिन भाग किसके साथ करना है? जिनके साथ X है। जिनके साथ X नहीं है उनके साथ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? हाँ बेटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आंसर। तो चलिए लिखिए 16.64 प्लस 0.72x, इसमें 12 का गुणा कर दो। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसमें 12 का गुणा नहीं करना है, केवल इसमें। तो 12 छंग 72 0.6 हो जाएगा। तो 16.64 प्लस 0.6x क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा ना, मासिक रूप में आ गई समीकरण। तो कौन सा आंसर है? ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई? हाँ हाँ 0.06 शायद होगा। हाँ सी आंसर होगा, सॉरी सी आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है ना यहाँ पे, इसलिए 0.06 आएगा। 0.06। हाँ सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 81 आ जाइए। 81 का आंसर क्या है? यह हम लोग पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में। क्रम विनिमय नियम पूछ रहा है। क्रम, अगर क्रम चेंज कर दें तो क्या होगा? क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? अगर X यूनियन Y है
तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, y यूनियन x भी होगा, ठीक है। और क्रम विनिमय नियम इंटरसेक्शन में क्या कहता है कि अगर x इंटरसेक्शन y है तो ये बराबर किसके होगा, y इंटरसेक्शन x के। तो ये ऑप्शन जिसमें है वही आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, बताओ। हाँ बेटा, सभी को क्लियर है। बलराम, समझ में आया? जी सर, जी सर। हाँ, जहाँ डाउट हो पूछ सकते हो आप लोग। ये हम लोग सेट थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़े हैं। चलिए 82 क्वेश्चन पे आ जाइए। 82 पूछ रहा है log x का दूसरा अवकलज निकालिए। दूसरा अवकलज क्या होता है भाई, पहला अवकलज करो फिर उसका भी अवकलज करो तो उसको बोलते हैं दूसरा अवकलज। तो आइए करते हैं। log x का पहले अवकलन करो, प्रथम अवकलन। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। अब दूसरा अवकलन पूछ रहा है तो 1/x का अवकलन क्या होगा, 1/x का 1 माइनस 1/x²। ये दूसरा अवकलन होगा। तो 1 माइनस 1/x² किस में है, बी वाले में, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। log x का अवकलन क्या होगा, 1/x। और 1/x को दोबारा से अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 1/x²। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। देखो 1/x को और क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो वही वाला फार्मूला लगा दो, x की पावर n क्या होता है, n, x की पावर n-1, तो वही लिख दो, -1 पहले आ जाएगा, x -1 ठीक है। तो -1 का गुणा x से करोगे -x और फिर -2, तो माइनस लगेगा x, ये माइनस, अब x की पावर -2 है तो फिर से इसी फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x², तो -1/x² हो जाएगा। क्योंकि x की पावर -2 है, उसको बटे में करोगे क्या हो जाएगा, नीचे ले आओगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा तो x², तो 1/x², माइनस साइन ये वाला लगा दे। ठीक है, तो -1/x² द्वितीय अवकलज। क्लियर हुआ? क्यों भाई, समझ में आया? बताओ रे, क्लियर है सभी को? हाँ, 83 क्वेश्चन देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग से है। अभी ये चीज पढ़े नहीं है, पढ़ रहे हैं हम लोग। रैखिक प्रोग्रामिंग के रेखा चित्र विधि में, यानी ग्राफिकल मेथड की पूछ रहा है। हल में यदि सम लागत रेखा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग तटस्थता वक्र पढ़े होगे ना तो वहीं से भी आंसर निकाल सकते हो। यानी पूछ रहा है रैखिक प्रोग्रामिंग के रेखा चित्र विधि में हल में यदि सम लागत रेखा आधारभूत संभाव्य क्षेत्र के किनारे की रेखा में समाहित हो जाए तो वह हल होगा। समाहित का मतलब समझते हो, ये बताओ। हम लोग तटस्थता वक्र पढ़े थे ना, सम ऐसे होती है। तो अगर तटस्थता वक्र का ढाल, अगर तटस्थता वक्र सम रेखा हो, यानी समकोण रेखा हो, एकदम वो क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन हो, सरल रेखा हो, और हमारा बजट लाइन भी ऐसे ही होती है। अगर ये दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाए तो संतुलन बिंदु क्या होगा बेटा, बहुत सारे संतुलन बिंदु होंगे ना, समाहित हो जाएगा तो संतुलन बिंदु कितने हो जाएंगे, अनंत होंगे संतुलन। तो ऐसा ये कह रहा है कि रैखिक प्रोग्रामिंग के रेखा चित्र विधि के हल में यदि समलागत रेखा आधारभूत संभाव्य क्षेत्र के किनारे की रेखा में, यानी जो आधारभूत संभाव्य क्षेत्र के किनारे की कोई रेखा है उसमें समलागत रेखा समाहित हो जाए, यानी दोनों एक ही हो जाए, तो हल होगा। बहुत सारे हल होंगे ना, इनफाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा ना, अनंत अनुकूलतम हल होंगे। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं ना लीनियर प्रोग्राम, तो उसमें इसको करवाएंगे। बाकी ये तटस्थता वक्र वाले से आइडिया ले सकते हैं। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? 83 बताओ, क्लियर हुआ बेटा? हाँ भाई, हाँ गुड। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, बाकी अगले टर्न पे पूरा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। समझ में आया ना हर चीज, कोई डाउट?